हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है और इसके क्या क्या अजम्पशन है। तो इसके अजम्पशन में बेसिकली हमारा मेन पॉइंट ये था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो होती है वो केबीटी के इक्वल होती है और जो नेट मोमेंटम होता है ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन अ चैम्बर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है क्या, जो नेट एवरेज मोमेंटम होता है गैसियस पार्टिकल का। उसके बाद में हमने ये देखा था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो रहती है वो एक कांस्टेंट होती है 3/2R विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और जो सेम एक्सपेरिमेंट हमने सॉलिड के साथ में किया तो हमने कुछ चेंजेस पाए उसके अंदर। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड जो है हमारे पास 3R निकल करके आती है विच इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। तो यहीं से हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि सॉलिड के अंदर कुछ तो है जो गैसियस से डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में और वो क्या डिफरेंट हो रहा है उसी की बात हम आज करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। मैंने ये बताया था कि मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने ये बताया था कि सारी मेटल जो होती है वो ओम्स लॉ को फॉलो करती है। अब ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट है क्या, आप सभी को पता होगा ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट के बारे में। मैं डायरेक्ट ये लिख सकती हूँ कि V इज़ इक्वल टू IR, यही हमारा ओम्स लॉ है। यानी कि गिवन वोल्टेज जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस तरीके से V और I के बीच में कुछ का ग्राफ बनता है और इस कर्व की जो स्लोप है, इस कर्व की स्लोप रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, यानी प्रतिरोध के इक्वल होती है इस कर्व की जो ढलान है उसको। तो इस एक्सप्रेशन को हम ओम्स लॉ के इस एक्सप्रेशन को हम लोग करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी रीराइट कर सकते हैं। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी को हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्सप्रेशन को इनके टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं हम देखते हैं। लेट्स सपोज हमारी कोई ये मेटेलिक रॉड है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया एज A एंड लेंथ एज L, I करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है V वोल्टेज देने पर। सॉरी। तो अगर हम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें तो करंट डेंसिटी बेसिकली होती है फ्लोइंग करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी करंट फ्लो कर रही है वही हमारी करंट डेंसिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास में होता है E इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ, और वी कैन से यूनिट लेंथ पे कितना वोल्ट काम कर रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से हम लोग I और V की वैल्यू निकालेंगे और ओम्स लॉ की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से I की वैल्यू मेरे पास में निकल के आएगी J इंटू A एंड V की वैल्यू मेरे पास में निकल के आएगी E इंटू L। इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई कैन राइट इट एज EL विल बी इक्वल टू EL विल बी इक्वल टू I की जगह हम लोग लिखेंगे JA मल्टीप्लाइड बाय R। और मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, L को नीचे लेकर के जाऊँ, JA बाय L इंटू R। और इसे लिख सकती हूँ E विल बी इक्वल टू AR बाय L इंटू J। और ये AR बाय L है, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, रो का। सिंस रो इज इक्वल टू RA बाय L, आई कैन राइट एज E विल बी इक्वल टू रो इंटू J। ये एक्सप्रेशन हम लोग ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
करंट डेंसिटी की टर्म्स में। और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वही कंडक्टिविटी होती है, सिग्मा। सो मैं ये भी लिख सकती हूँ E इज इक्वल टू जे अपॉन सिग्मा और J इज इक्वल टू सिग्मा E। ओम्स लॉ से ये एक्सप्रेशन कैसे आया है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सिग्मा यहाँ पे क्या है, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी एंड रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर्स की रिड्यूस होती जाती है, वाइल इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होती जाती है। और एक और केस हमारे पास में आता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टिविटी क्या होती है, सडनली डिक्रीज होती है। वो जो केस होता है वो सुपर कंडक्टर का होता है। आई होप आपको यहाँ तक ये जो फॉर्मूला है J इज इक्वल टू सिग्मा ई मीन्स की करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग हमारे टॉपिक पर आते हैं, ड्रूट्स मॉडल। ड्रूट्स मॉडल क्या है, उसके अजम्पशन क्या है, वो हम आज देखने वाले हैं। सॉरी। तो ड्रूट्स मॉडल है जो मेटल्स के लिए ड्रूट ने एक मॉडल प्रपोज किया था, उसे हम ड्रूट्स मॉडल बोलते हैं। 90s में इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था। ड्रूट्स मॉडल, तो उन्होंने किसी भी मॉडल को प्रपोज करने से पहले कोई भी साइंटिस्ट कुछ कंसिडरेशन रखता है, तो उन्होंने क्या कंसीडर किया था, बहुत ही सिंपल आइडिया उन्होंने दिया था कि मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। तो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने ये कहा कि वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जैसे चैम्बर में फ्री मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस थे उनसे वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ही उन्होंने कंपेयर करके अपना मॉडल दिया, यानी कि मेटल्स के अंदर मैंने बताया था आपको पॉजिटिव कोर्स होते हैं और पॉजिटिव कोर्स के पास में हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसको उन्होंने कंपेयर किया था किसी चेम्बर में फ्री गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती है उनसे। गैस मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये उन्होंने कंसिडर किया था अपनी थ्योरी को प्रपोज करने से पहले। तो इसी थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए, उनके कुछ अजम्पशंस आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो अजम्पशंस ऑफ ड्रूट्स थ्योरी और ड्रूट्स मॉडल। अजम्पशंस ऑफ ड्रूट्स मॉडल, तो इनका पहला अजम्पशन है, पहले हम लोग अजम्पशन लिखते हैं देन उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इन दिस गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल box, they typically encounter a collision at mean time interval between two successive collision experienced by electron
इज टाउ। ये अजम्पशन क्या कहता है? ये अजम्पशन कहता है कि एक जो ये बॉक्स है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने क्या कहा है? इलेक्ट्रॉन गैस का नाम दिया इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्रूड ने। तो ये कह रहे हैं कि इन दिस गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटेलिक बॉक्स, ये टिपिकली एनकाउंटर करते हैं किसी कोलिजन को, यानी कि ये टिपिकली ही किसी पॉजिटिव कोड से जाकर के कोलिजन करते हैं। और जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स होते हैं इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ से और इनका जो कोलिजन रहेगा, ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स रहते हैं उनके बीच का जो टाइम रहता है वो मीन टाइम टॉ कहलाता है। और वो जो मीन टाइम है वो हमने टॉ कंसीडर किया है, यानी कि यहाँ पे उसको कुछ टाइम लगा होगा, इस कोलिजन पे उसका कुछ टाइम लगा होगा। लेट सपोज यहाँ उनको dt टाइम लगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन को dt टाइम लगा, तो इन दोनों का जो मीन टाइम है उसको उसने ड्रूड ने टॉ कंसीडर किया है। So I can say probability for an electron in this gas to undergo collision in time dt can be written as, यानी कि जो probability रहेगी collision की dt टाइम के अंदर tau मीन टाइम पे कोलाइड करने की जो probability will be dt over tau, where dt is less than equal to tau। क्योंकि जैसे ही dt टाउ के इक्वल हो जाएगा तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगी? विल बी इक्वल टू 1 व्हेन dt इज इक्वल टू टाउ। यानी कि ये एक कोलिजन करने के अंदर उसको मीन टाइम के बराबर जब टाइम लगेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? कोलिजन की 1 हो जाएगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ज़रूर ही फुल श्योरिटी के साथ में इस पॉजिटिव कोड से कोलिजन करने वाला है। प्रोबेबिलिटी के 1 होने का मतलब ये है। तो इसको हम लोग एक कर्व से भी समझ सकते हैं। ये हमारा प्रोबेबिलिटी कर्व है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द पॉजिटिव कोर एंड dt के बीच में अगर हम बनाएं तो इसका कर्व जो है वो कुछ ऐसे आता है। तो यानी कि किसी टाइम टाउ पे, टाइम इक्वल dt इज इक्वल टू टाउ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी उसकी वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाएगी। तो पहला अजम्पशन आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला अजम्पशन कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ इतनी सी बात ये कह रहा है शॉर्ट में कि इलेक्ट्रॉन जो मेटेलिक बॉक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गैस है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है वो दो सक्सेसिव कोलिजन्स का जो उनका मीन टाइम होता है वो टॉ होता है। दो सक्सेसिव कोलिजन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो पॉजिटिव कोड से टकराएगी तो इन दो सक्सेसिव कोलिजन्स का मीन टाइम है वो टॉ रहेगा। और इन सक्सेसिव कोलिजन्स की होने की प्रोबेबिलिटी को हमने dt अपॉन टॉ से रिप्रेजेंट किया है, दैट्स इट। और जब वो dt, ये जो वैल्यू ऑफ dt है टाउ के इक्वल हो जाएगी यानी कि मीन टाइम के इक्वल हो जाएगी, तो ये श्योर हो जाए कि कोलिजन होना ही होना है, क्योंकि उस समय प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन हो जाएगी 1। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी का 1 होने का ये मतलब है कि 100% उसका अक्रेंस फिक्स है उस इवेंट का। ये प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा ही है। तो आगे चलते हैं ड्रूड के नेक्स्ट अजम्पशन पे। ड्रूड ने नेक्स्ट एज्यूम किया नेक्स्ट ड्रूड का अजम्पशन था सेकंड अजम्पशन। पहले इस अजम्पशन को लिखते हैं हम, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स of an electron, the motion of a particle can be, the motion of a particle can be affected by B and E। इस अजम्पशन में ड्रूड ने क्या कहा कि सक्सेसिव कोलिजन्स जो होते हैं उस टाइम जो मोशन ऑफ द पार्टिकल होता है, सक्सेसिव कोलिजन्स कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया है पहले अजम्पशन में भी। जो हमारे सक्सेसिव कोलिजन्स हुए थे
उनके बीच में जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है या मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन है इज़ अफेक्टेड बाय बी एंड ई। व्हाट डज बी एंड ई मीन? ई के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो मोशन ऑफ द पार्टिकल अफेक्ट करेगा, या वहाँ पे बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो भी मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो इसका नेचुरली अगर हम देखें कि नेचुरल आउटकम क्या है इस अजम्पशन का, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने क्या कहा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हालांकि फ्री मॉलिक्यूल ऑफ गैस था, जो फ्री मॉलिक्यूल ऑफ गैस के रैंडम मोशन की वजह से क्या हो रहा था, उसका नेट एवरेज मोमेंटम 0 हो रहा था। इन द सेम वे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे कोलिजन करता है और उसके बाद में वो उसका जो मोशन है वो रैंडमाइज हो जाता है, वो किसी भी ओरिएंटेशन में क्या कर सकता है? मोशन कर सकता है। तो ये जो इफ़ेक्ट आया उसके इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन पे, तो उससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि जो एवरेज मोमेंटम है, नेट एवरेज मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0। और यही हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ा था। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये सिमिलर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, क्योंकि कोलिजन जो होते हैं कम्प्लीटली रेंडमाइज कर देते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही यहाँ पे कोलाइड करेगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम्प्लीटली रेंडमाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भी जाने लगेंगे। तो उसकी वजह से हमारा जो नेट एवरेज मोमेंटम है, नेट एवरेज मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? 0, जस्ट सिमिलर टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। यहाँ तक आपको सेकेंड अजम्पशन रूट का समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड अजम्पशन पे। थर्ड अजम्पशन रूट ने क्या लिया कि दिस इलेक्ट्रॉन इन द गैस, इलेक्ट्रॉन गैस आर फ्री इलेक्ट्रॉन, नेमली दे आर नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन इंटरैक्टिंग का मतलब क्या हुआ? पहले इस अजम्पशन को मैं लिख देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट। दीज इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन गैस का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन गैस का मतलब हुआ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी भी मेटल के अंदर, इलेक्ट्रॉन गैस आर फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले से बता रखा है, दे आर नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ? नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन का ये मतलब हुआ कि ड्रूड ने अपनी थ्योरी में ये कंसीडर करके चल रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे पॉजिटिव फोर्स के पास, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मेटल के अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका ना तो पॉजिटिव फोर्स से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इन पे, और ना ही इनका म्यूचुअल रिपल्शन फोर्स लग रहा है। यानी कि ये नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो ये ऑलरेडी है ही है, ना ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना ये सेम चार्ज की तरफ रिपल्स हो रहे हैं। सो दे आर बिहेविंग लाइक न्यूट्रल पार्टिकल्स ओवर हियर। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये 3 अजम्पशंस थे ड्रूड थ्योरी के या ड्रूड मॉडल के, वो हमने आज पढ़े। इसके बाकी की जो अजम्पशंस हैं वो बेस्ड हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। और वो आगे के जो 2 अजम्पशन हैं वही हमारे पास में एक थ्योरी को प्रूव करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आया होगा, और अगर यहाँ इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।